Good evening, everyone. We are back with another series of MedTalk by HCH. And today is World Heart Day, विश्व हृदय दिवस। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में, जिसमें आई थिंक पिछले टू डिकेड्स में बहुत रेवोल्यूशन आया है, राइट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल डिजीजेस नाउ, राइट? येट नॉट प्रिवेंटेबल एंड रीप्रिवेंटेबल, लेकिन बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। हम एंजियोप्लास्टी के बारे में सुनते हैं, एंजियोग्राफी के बारे में सुनते हैं, मिनिमली इन्वेसिव के बारे में सुनते हैं, बाईपास सर्जरी के बारे में घर घर में हर बंदे ने इस बारे में सुन रखा है और हर शहर में कैथ लैब पहुंच चुकी है, राइट? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे हार्ट अटैक नहीं हो और अगर हो जाए तो उसके बाद क्या करना है। और हमारे साथ वी हैव अ वेरी वेरी रिनाउंड डॉक्टर फ्रॉम नेशनल कैपिटल रीजन, हार्ट ऑफ द South Delhi, Escort Heart Institute, which is one of the most oldest and premier most institute. We have with us Dr. Dr. Rajat Agrawal. Dr. Rajat Agrawal is additional director of Department of Critical Care Medicine at Fortis Escort Heart Institute, where he manages 50 ICU beds with a team of 20 doctors around the clock. He is a diplomat from National Board and he's done his critical care medicine in DNP and ICCM, and is member or has his impact on various committees like infection control, CPR analysis, stroke, pharmacotherapeutic, and AMS committee. He did his MBBS from Maharaja Sayajirao University of Vadodara and also did his MD anesthesia. Post that, he has done his IDCC and IFCC from the same hospital. He has spoken at numerous conferences, national and international, right? And has many publications to his credit. I welcome you, Dr. Rajat. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you. So, Dr. Rajat, let's start from the basics. ये heart attack होता क्या है? Good evening, everybody. Good evening, Dr. Gaurav. Thank you for giving me an opportunity to come on this platform और मैं आप सबसे बात करूं. जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है हार्ट डिजीज आजकल. और हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किलर्स और डिजीजेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड जिससे लोगों को अफेक्ट करती है. सो हार्ट अटैक बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे हार्ट में वेसल्स होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है. अगर हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट की मसल जो होती है, मांसपेशी होती है, उसमें डैमेज होने लगता है और जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं. सो मोटे मोटे शब्दों में जब ब्लड की सप्लाई हार्ट में बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं. राइट. एंड डॉक्टर रजत, आई नो यू आर अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट. आप टफेस्ट आईसीयूज मैनेज करते हैं और कोविड टाइम्स में तो आप और आपकी टीम भगवान थे जिन्होंने पता नहीं कितने पेशेंट्स को इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बचाया है. तो हम आज का डिस्कशन क्रिटिकल केयर एंड हार्ट डिजीज पे भी रखेंगे, बट उससे पहले क्विकली अगर आप हमें ये बता पाएं कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है तो कैसे, वार्निंग साइंस क्या है, एंड व्हेन वन शुड गो टू द हॉस्पिटल. राइट, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने डॉक्टर गौरव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वार्निंग साइंस. तो वार्निंग साइंस हमारे जब किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसको हम मेडिकल टर्म से बोलते हैं एंजाइना. एंजाइना का मतलब यह होता है कि धीरे धीरे करके ब्लड की सप्लाई कम हो रही है हार्ट में और उसको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं. सो अगर किसी को चेस्ट पेन, छाती में दर्द धीरे धीरे हो रहा है, चलने पे सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, या जिसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों में ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि किसी डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, अपने फिजिशियन को आप दिखाएं और कंसल्ट करें कि उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप तो नहीं हो रही है. यूजुअली अगर कोई इमरजेंसी अगर सिचुएशन डेवलप होती है, इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब है कि सडन किसी को मैसिव हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, अगर वो डेवलप हो गया है तो उसमें सिम्टम्स आते हैं, सडनली सांस फूलने लगता है, पसीने बहुत आते हैं, ब्लड प्रेशर आपका कम होने लगता है, गिडीनेस, चक्कर आना बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, और सांस की दिक्कत होना और पैरों में सूजन आ जाना. अगर ये सब सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, that means you have to immediately rush to the hospital, go to the emergency and consult your doctor right away. Right, absolutely right. और लोग क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं कि कहीं जलन तो नहीं हो रही,
कहीं मेरे को मांसपेशियों में दर्द तो नहीं हो रही। और एक चीज जो हमें हमेशा सिखाई जाती थी मेडिकल कॉलेज में और प्रैक्टिस में, कि अगर आप अपनी दर्द को उंगली से कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं, तो वो हार्ट की दर्द नहीं है, हार्ट बहुत सही की किया आपने। डिफ्यूज है। तो प्लीज ये जलन और इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। जलन होगी तो डॉक्टर बता देगा, लेकिन हार्ट अटैक होगा तो जान चली जाएगी। तो बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली जो दर्द होता है इसका, वो ऐसा लगता है जैसे छाती में भारीपन हो। जैसे डॉक्टर गौरव आपने बताया कि पिन पॉइंट आप इसको वाले दर्द नहीं यूजुअली हार्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। डिफ्यूज चेस्ट पेन और डिफ्यूज चेस्ट हैवीनेस इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज, सो दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड एंड डॉक्टर्स को आपको जरूर परामर्श करना चाहिए उसके लिए। तो सर अस्पताल आके सबको पता है कि ईसीजी की जाएगी, फिर शायद इको भी किया जाएगा, और फिर शायद एंजियोग्राफी भी होगी जिसमें वो फोटो खींच के देखेंगे कि नस कितनी ब्लॉक्ड है, और फिर वो खोल भी दी जाएगी। लेकिन असली रोल तो उसके बाद शुरू होता है। ये सब तो कैथ लैब में 1-2 घंटे में खत्म हो गया। उसके बाद आईसीयू में पेशेंट के साथ क्या होता है, बिकॉज वहां पे विजिबिलिटी नहीं होती लोगों की, राइट? और उस समय पे पेशेंट को और फैमिली को क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। यूजुअली फर्स्ट 2 आवर्स में पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं। जैसे आपने कहा कि हार्ट अटैक डायग्नोस हुआ, कैथ लैब में ले गए, आर्टरी को खोल दिया गया, उसके बाद पेशेंट रिकवरी के लिए आईसीयू में आ गया। रिकवरी में उसमें उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है वाइटल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग। वाइटल पैरामीटर्स हम बोलते हैं हार्ट की रिदम, हार्ट की रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, और मरीज होश में है कि नहीं, और ईसीजी कि दोबारा हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा है। तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स आईसीयू के अंदर मॉनिटर किए जाते हैं कंटिन्यूअसली ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। जो यूजुअली पेशेंट्स की एंजाइटी होती है या पेशेंट रिलेटिव्स की जो एंजाइटी होती है वो ये होती है कि उनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, कि उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, पेशेंट के साथ क्या होगा। So 24 to 48 hours usually after a severe heart attack patient ICU में रहता है। स्टेबलाइज होने के बाद वो रूम में शिफ्ट हो जाता है। जब तक ये वाइटल पैरामीटर्स मॉनिटर होते हैं तब तक डॉक्टर्स पेशेंट की फैमिली से, पेशेंट से कम्युनिकेट करते रहते हैं, उनको कंडीशन के बारे में अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन बिटवीन डेवलप हो जाए तो उसका इलाज एज पर द कॉम्प्लिकेशन किया जाता है। ये मोटा मोटा आईसीयू के अंदर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग की जाती है फर्स्ट 24 आवर्स में। सर जब भी पेशेंट को तो ज्यादा टाइम अलाउड होता नहीं है अटेंडेंट को, और जब भी वो अंदर जाते हैं तो यहाँ तो उनको एक मॉनिटर दिखता है जिसमें बीप बीप की आवाजें आ रही होती हैं, बहुत सारी तारें निकल रही होती हैं जो कि पेशेंट के शरीर में जा रही होती हैं, और कई बार वेंटिलेटर या बाईपैप भी होता है। पर ये तारें, ये मॉनिटर, ये वेंटिलेटर कब जरूरत पड़ती है और इनका मतलब क्या है? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है आपका, और एक सवाल काफी हमसे लोग पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स आर ऑल्सो टू ब्लेम कि हम लोग प्रॉपरली पेशेंट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बेसिकली आईसीयू में जब भी कोई मरीज होता है और जो थोड़ा सिक होता है, सीरियस होता है, मतलब उसको या तो मासिव हार्ट अटैक हो गया हो, या उसका ब्लड प्रेशर कम चल रहा हो, या उसको हार्ट की गति या रेट की प्रॉब्लम हो, जिसको हम मेडिकल टर्म में अरिदमिया बोलते हैं, और अगर उसको लंग्स में कंजेशन हो, हार्ट फेलियर डेवलप हो गया हो, तो ये सब मॉनिटरिंग, ये सब तारें और ये सब ऑक्सीजन, बाईपैप और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है उस टाइम पे। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली पेशेंट के रिलेटिव को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मरीज की हालत सीरियस है और ये सब हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो यूजुअली 20 to 25% पेशेंट्स के अंदर आ सकते हैं। So as per the complication, patients are treated and then relatives are counseled for the next line of action. तो सर अभी एक मूवी आई थी मुंबई डायरीज करके, जिसमें उन्होंने पूरा आईसीयू में क्या होता है और इमरजेंसी में क्या होता है, और बहुत सारी और मूवीज हैं, और सारी मूवीज में मॉनिटर के ऊपर एक ईसीजी की रिदम चलती है जो फ्लैट हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि देयर आर सो मेनी अदर रिदम्स आल्सो ऑन दैट मॉनिटर। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना हो कि वो मॉनिटर करता क्या है और वो जरूरी क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि मॉनिटर के अंदर 4 चीजें हम लोग मॉनिटर करते हैं जो पेशेंट के वाइटल साइंस होते हैं। सबसे टॉप पे होता है हार्ट की रिदम एंड रेट। तो हार्ट की रेट यूजुअली नॉर्मल रेट होती है 70 to 80 पर मिनट, बीट्स पर मिनट, मतलब कि जिस रेट से हार्ट आपका बीट कर रहा है। अगर आपकी हार्ट की रेट ज्यादा हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए, या हार्ट की रेट 60 से कम हो जाए, तो वो खतरनाक होता है, उसके लिए अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
अगर दूसरी चीज हम मॉनिटर करते हैं आपका ब्लड प्रेशर, तो अगर आपने इन्वेजिव आर्टीरियल लाइन डाली है जिससे कंटिन्यूअस आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस रियल टाइम ग्राफ पे दिखाता रहता है। तीसरी चीज हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन आजकल कोविड के टाइम सबको पल्स ऑक्सीमीटर और सैचुरेशन पता चल गया है। सो 93 94 के ऊपर अगर सैचुरेशन है विच इज सेफ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 92 के नीचे जा रहा है तो उसका मतलब है कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, कंजेशन है या कुछ और प्रॉब्लम है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। चौथी चीज जो मॉनिटर की जाती है वो है सांस लेने की गति, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। आमतौर पे नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 18 से 16 से 18 के बीच में रहता है। अगर वो ज्यादा है इसका मतलब सांस लेने की गति तेज है, जिसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो ये मोटा मोटा मॉनिटर में, और जो बार बार डिप 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 का अलार्म आता है वो बेसिकली हार्ट रेट आपका है उसको डिनोट करता है। तो और भी मॉनिटर्स में, कॉम्प्लेक्स मॉनिटर्स में और भी पैरामीटर्स होते हैं जो मैं अभी नहीं जाना चाहता बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, बट ब्रॉड on the broad terms, these are the 4 things which we monitor in a normal heart patient. Right. और आपने अभी आपने एक चीज बोली, इन्वेसिव मॉनिटरिंग ऑफ बीपी। अब हमें तो सबको पता है कि बीपी का कफ लगाना होता है, फिर वो ऑटोमेटिक हो सकता है या मैनुअल हो सकता है और उससे बीपी नापते हैं। तो ये इन्वेसिव क्या चीज है सर, और ये क्यों चाहिए? ओके, सो जैसे नॉर्मली जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बीपी कफ लगा के काम चल जाता है, बट जो पेशेंट्स इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी के बाद या जिनको ब्लड थिनर्स दिया गया है, थ्रोम्बोलाइज किया गया है, उनके अंदर इन्वेजिव आर्टीरियल लाइन और सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ सकती है। सो हमारी आर्टरी यूजुअली हाथ में होती है जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर में एक पतला सा छोटा सा एक कैनुला डाल देते हैं और उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो कंटिन्यूअस आपका पर सेकेंड आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है जो आपको मॉनिटर पे दिखता है। यूजुअली ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, अगर वो ज्यादा हो या कम हो बहुत एक लिमिट के ऊपर तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी चीज जो मॉनिटर इन्वेजिव हम मॉनिटर करते हैं वो ये है कि हम गर्दन में यहाँ पे अपने हमारी बड़ी वेन होती है उसके जिसको हम जुगलर वेन कहा जाता है, जुगलर वेन के अंदर हम एक कैथेटर डाल देते हैं, मतलब कैनुला, जिससे दवाइयां दी जाती हैं और हार्ट का सेंट्रल प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। सो जो मरीज ज्यादा सिक होते हैं, जो कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब कि हार्ट की पंपिंग इतनी कम हो गई है कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, किडनी प्रेशर आने लगा है, उनको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है अलग अलग, उनके अंदर ये लाइंस, इन्वेजिव लाइंस डाली जाती हैं और उनको दवाइयां दी जाती हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। सर इसी तरह से मुंबई डायरीज में एक ट्रॉमा का पेशेंट आया था जिसको उन्होंने यहाँ से छाती को तोड़ के और हाथ से सीपीआर किया था। क्या आज भी वो चीज होती है या इंट्रायोटिक बैलून पंप या समथिंग कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल यूज हो जाती हैं? पहले बात तो मुझे मुंबई डायरी लगता है देखनी ही पड़ेगी, आपने काफी इसका जिक्र किया है। बहुत ही एक्यूरेट सीरीज है, बहुत ही मेडिकली एक्यूरेट। सो एनीवे, सो जो ये पुराने टाइम में होता था जिसको हम इंटरनल कार्डियक मसाज कहते थे, कि आप छाती फाड़ के बिल्कुल अंदर उसको हार्ट को पंप करते थे। आजकल ये टेक्निक यूजुअली नहीं की जाती है क्योंकि हमारे पास बेटर एडवांसमेंट्स, बेटर टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो हार्ट को हम सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये आज से 30-40 साल पहले ये किया जाता था, बट उसके बाद ये पाया गया है कि ये ज्यादा फायदे की जगह ये ज्यादा नुकसान करता है। सो टेक्निक्स लाइक योर इंट्रायोटिक बैलून पंप, आपने सही कहा, मतलब कि हम लोग नीचे से ग्रोइन के एरिया से एक लंबा कैथेटर डाल देते हैं जो हमारी मेन वेसल होती है हार्ट की, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, उसके अंदर प्लेस हो जाता है और जो बीट करता है विद द हार्ट की पंपिंग के साथ, और जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करने में मदद करता है। इस तरह से और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं। स्वैन-गैंस कैथेटर होता है जो जैसे मैंने कहा जुगलर में डालते हैं, जो हार्ट के प्रेशर्स मॉनिटर करते हैं। सो यूजुअली अब वो जो छाती फाड़ के हार्ट से पंप करने की जरूरत अब मेरे ख्याल से अब यूजुअली अब नहीं पड़ती और ना ही इसका रिकमेंडेशन अब है इन करंट मेडिकल टर्म्स। सर मैं पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का, और मेरे सारे क्वेश्चंस रिहैब की तरफ जाने से पहले इसी तरफ है। मेरा एक और क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि वेंटिलेटर और एक्मो में क्या डिफरेंस है फॉर अ कार्डियक पेशेंट, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वेंटिलेटर मतलब ये है कि एक सांस लेने की मशीन, जब आदमी अपने आप सांस नहीं ले पाता, आदमी बेहोश है या उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तब मरीज को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पे लिया जाता है। वेंटिलेटर 2 तरह के होते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जैसे आपने जिक्र किया था, पाइपैप, जो मुंह पे पूरे फेस को कवर करके
प्रेशर से हवा दी जाती है, उसको हम बाईपैप और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन बोलते हैं। जब मरीज की हालत ज्यादा सीरियस है या बेहोश है, उसको हम इन्वेजिव वेंटिलेटर या वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मुंह में एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, जो हमारे गले से लेके फेफड़ों में, लंग्स में हवा प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन अंदर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। सो मोटा मोटा वेंटिलेटर का फंक्शन ये है कि जब लंग्स काम नहीं कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर बहुत कम है या हार्ट का फंक्शन, पंपिंग ठीक नहीं है, तब मरीज को इन्वेजिव वेंटिलेटर या वेंटिलेटर पे लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा एक्मो। नाउ एक्मो आजकल काफी कोविड के बाद और रादर जब ड्यूरिंग आई रिमेंबर जयललिता's टाइम इट बिकेम वेरी पॉपुलर द वर्ड एक्मो। सो एक्मो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। नाउ इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म। व्हाट इट मीन्स इज दैट when you want to give complete rest to heart and lungs, you take an artificial support, you put certain catheters and cannulas in the arteries and veins, और आप मशीन से आदमी सब कनेक्ट कर देते हैं और हार्ट और लंग्स का फंक्शन एक्मो ले लेता है। सो वेंटिलेटर इज अ रिलेटिवली लेसर इन्वेजिव। कम जब मरीज सिक होता है तब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और जब मरीज ज्यादा सीरियस और क्रिटिकल हो जाता है और उसको तब एक्मो पे लिया जाता है और उसको बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल जाता है, तब तक एक्मो बॉडी को फंक्शंस को सपोर्ट करता है। सो ये मोटा मोटा एक्मो का होता है। एक्मो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लंग्स के लिए होता है, जब मरीज जैसे कोविड में जैसे देखा गया कि लंग काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स फेल हो चुके हैं, तो उसको हम एक तरह का एक्मो बोलते हैं। जब हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है, हार्ट का फंक्शन बिल्कुल कम हो जाता है, या किसी को हार्ट बंद हो गया, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, तो उस केसेस में हम अलग तरह का एक्मो लगाते हैं। तो ये दो होते हैं। सो अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझ पाया, मॉनिटर के ऊपर उन सारी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर किया जाता है, इसीलिए उसका नाम मॉनिटर है, जो पेशेंट को हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बाद हो सकता है, ताकि मिनट मिनट की हमारे पास इंफॉर्मेशन हो और आईसीयू की इंटेंसिव मॉनिटरिंग में हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन की तरफ मत जाने दें। ये एक चीज समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आई कि जब सिर्फ लंग को सपोर्ट करना है तो वेंटिलेटर यूज करना है, जब हार्ट और लंग दोनों को सपोर्ट करना है ताकि वो रिकवर कर जाए, तब एक्मो लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आप I know people have very less visibility on what happens in the ICU, but myself having been worked in the ICU, I completely understand कि कितना stressful और कितना responsibility का काम होता है और कितना अच्छा एक इंटेंसिविस्ट को लगता है जब पेशेंट आईसीयू से बाहर जाता है, राइट? तो अब आईसीयू से बाहर जाने की जो जर्नी है पेशेंट की, वो क्या जर्नी है और उसमें पेशेंट को और फैमिली को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आपने बहुत सही कहा। बेसिकली जो आईसीयू से जब पेशेंट पोस्ट ऑप फेज स्टेप डाउन आईसीयू या वार्ड में जाता है, उस समय पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है एज पर द क्लिनिकल कंडीशन, तभी पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट किया जाता है। तो पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स, जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, जो भी उसके हार्ट का फंक्शन है वो, ईसीजी चेंजेस एक्सेट्रा। और जब पेशेंट रिकवरी फेज में या रिहैबिलिटेशन की तरफ होता है, तब पेशेंट को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वार्ड में कुछ दिन रख के आफ्टर दैट द पेशेंट इज डिस्चार्ज फॉर फर्दर होम केयर एंड रिहैबिलिटेशन एट होम। आईसीयू से जब शिफ्ट किया जाता है, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज पर द, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, सो डॉक्टर्स केयर डज नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज। सेम टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो उनको आईसीयू से वार्ड में टेक केयर करते हैं। ऑब्वियसली हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं। इंटेंसिविस्ट का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है आईसीयू के बाहर। जब वार्ड में पेशेंट जाता है, तब ये ध्यान रखना है मरीज को, मरीज के रिलेटिव्स को, कि भाई ये नहीं है कि मरीज बिल्कुल ठीक हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईसीयू से आ गए तो बस सब बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगर डॉक्टर ने उनको स्टेप डाउन एरिया में शिफ्ट किया है या वार्ड में शिफ्ट किया है, सो उसके अपने कारण हैं, उसके अपने रीजंस हैं कि अभी वो कुछ दिन और पेशेंट को हॉस्पिटल में रख के मॉनिटर करना चाहते हैं। सो उस समय रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी एंड जब टेपरिंग डाउन ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि आईसीयू में तो बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट चलता है, धीरे धीरे करके जब लेवल ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाता है, इंटेंसिविटी कम हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि भाई मरीज उस कम लेवल के ट्रीटमेंट पे कैसा टॉलरेट कर रहा है। तो सो पेशेंट को, खुद को और रिलेटिव्स को ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई आईसीयू से बाहर आगे एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, डिजीज अभी बॉडी में है, उसका पूरा ध्यान रखना है फॉर लाइफ लॉन्ग, और उसका एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर्स वो चीज हमें फॉलो करनी है। Right.
तो इसमें सर जब आप रिहैबिलिटेशन प्लान करते हैं फॉर अ कार्डियक पेशेंट, what are the components of that rehabilitation and why it is important, cardiac rehabilitation? So, as you have very rightly said, now cardiac rehabilitation is now on the forefront of cardiac care. जैसे हमने शुरू में बात करी एंजियोप्लास्टी, मॉनिटर्स एंड ये सब, तो ये सब तो बहुत ही इनिशियली शॉर्ट पीरियड के लिए इन लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जो बीमारी है हार्ट की वो पेशेंट के साथ हमेशा रहती है. सो रिहैबिलिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसके लिए, क्यों? क्योंकि उसको बीमारी दोबारा ना हो, सिम्टम दोबारा एग्रेवेट ना हो और उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो. सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या कम करने के लिए रिहैबिलिटेशन का रोल आ जाता है. रिहैबिलिटेशन इज ऑलवेज अ टीम वर्क. उसमें डॉक्टर्स, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो इंटेंसिविस्ट हो, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे आपके प्राइमरी फिजिशियंस हैं वो. सेकेंड रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, थर्ड रोल होता है न्यूट्रिशन का, एंड फोर्थ साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का. और सो इन सबका टीम वर्क के साथ ही पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, we should not forget last, but they are the foremost important part of rehabilitation. So इन सब का कॉम्बिनेशन ही मरीज का सक्सेसफुल आउटकम डिटरमाइन करता है. So ये सब कंपोनेंट्स हैं फॉर अ सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन. और मेरी एडवाइस सबसे यही है कि एक्यूट, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीयू से बाहर आ गया, मतलब ये नहीं सब बढ़िया हो गया, रिहैबिलिटेशन को भी बहुत ही सीरियसली हमें लेना चाहिए. और जो भी टीम एडवाइस करे, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, उनकी एडवाइस हमें प्रॉपरली लेनी चाहिए. राइट. ग्राउंड रियलिटी है कि जैसे ही पेशेंट घर पहुंचता है वो सोचता है कि अब तो मैं अपने अब तो मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा. अब रिश्तेदार आएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अपने आप को और टायर्ड करूंगा. मुझे कोई मेंटल बीमारी थोड़ी है कि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लूं. और न्यूट्रिशनिस्ट में तो मेरे को डाइट चार्ट मिल ही गया, अब तो मुझे सिर्फ वो फॉलो करना है. सो लोग समझते नहीं. और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि जब भी आपको चोट लगती है उसके बाद आप रिहैबिलिटेशन करते हो दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आप अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो. और यहाँ पे तो हार्ट पूरा मसल है, तो इस मसल को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? और जब मसल को आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो ट्रेनर भी लगता है, हाई प्रोटीन डाइट भी लगती है, आपका जो मेंटल ट्रॉमा है वो भी ठीक करना है. बट यस, अगेन वी आर इन एवोल्यूशनरी फेज ऑफ पल्मोनरी रिहैब, ऑफ कार्डियक रिहैब, और सिर्फ एक न्यूरो रिहैब है जहां पे लोगों को लगता है कि कुछ करना है. तो सर आप पेशेंट्स को कैसे काउंसिल करते हो कि ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, दिस विल प्रिवेंट अनदर एडमिशन टू माय आईसीयू? राइट. सो आपने बहुत सही कहा डॉक्टर गौरव. सो कार्डियक रिहैब अभी थोड़ा थोड़ा पिकअप हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट अभी भी जनरल पब्लिक में उतना इवॉल्व नहीं हुआ है जितना न्यूरो रिहैब का हुआ है. सो कार्डियक हमने ये देखा है, जो जिनको सीवियर या मैसिव हार्ट अटैक हुआ है उसमें डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है. सो ऐसी बात, और लोगों को लगता है नहीं नहीं टेम्पररी फेज है, ठीक हो जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है. सो दे नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग, they need a proper sessions with physiotherapist or psychologist, and they need to have certain changes in their lifestyle. लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है, लाइफ धीरे धीरे will resume its normal activity, but with certain precautions and certain changes in their lifestyle, ताकि वो वापस आईसीयू में ना आ जाए, जैसे आपने सही कहा. सो चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे उनका बॉडी वेट रिडक्शन हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे उनका डाइट के चेंजेस हो, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड मेंटल फ्रेमवर्क, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इवेंचुअल सक्सेसफुल आउटकम को डिटरमाइन करती हैं. और अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. सो पहले जैसे नहीं है, जैसे आज से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 51. नाउ इट इज मोर क्लोज टू 72. So we are seeing more elderly people, more people who are living longer. So उसके साथ में rehabilitation का जो रोल है और ज्यादा बढ़ गया है. So it is not कि सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लिया, एक्सरसाइज कर लिए, वो रिहैब हो गया, ऐसी बात नहीं है. It's a comprehensive thing done by the professional experts, and हम सबको यही एडवाइस करते हैं कि आप सारी चीजें प्रॉपरली रिहैबिलिटेशन का करिए, so that आपके हार्ट मसल्स भी स्ट्रांग हो और आपको दोबारा प्रॉब्लम्स और क्रिएट ना हो. Absolutely. In the last 30 minutes of our discussion, we have already got more than 100 shares. This video has reached to more than 500 people, and at any given point of time, we have around 50 people who are live on this. And just building on to what you're saying, nutritionist इसलिए चाहिए क्योंकि आपको weight optimum करना है, आपको cholesterol कम करना है, नहीं तो फिर से वो
खून का कत्था जाके आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। एक चलता फिरता इंसान जो इतना एक्टिव था, जब एकदम से उसकी जिंदगी रुक जाती है, तो इट इज नॉट इवन अ ब्लो फॉर हिम बट आल्सो फॉर द फैमिली, एंड हेंस साइकोलॉजिकल इट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड फिजियोथेरेपी का रोल तो आप डिफीट ही नहीं कर सकते अंडर द कंट्रोल एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर ओन डॉक्टर। आई थिंक this is what becomes my next question to you is sir, the role of family, because compliance is the biggest। जब एक बार हम ठीक होने शुरू हो जाते हैं ना, तो इंडिया में तो अब दवाई क्यों खानी, राइट? अब मैं सिगरेट क्यों नहीं पी सकता, राइट? अब मैं ज्यादा काम क्यों नहीं कर सकता? तो द रोल ऑफ फैमिली एंड द पेशेंट, that how again the second heart attack will not happen, what are the things to be done? तो इसमें अब रिहैबिलिटेशन में फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट एक बहुत ही मेजर फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहा है, और फैमिली सपोर्ट एंड फैमिली काउंसलिंग एंड इम्पोर्टेंस की द पेशेंट शुड स्टिक टू द थिंग्स विच आर नॉर्मल। ये ना लगे कि भाई सब कुछ सही हो गया है, आई कैन रिज्यूम नॉर्मली अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड एवरीथिंग एंड high fat diet. So family should keep in touch with the doctors and continuously to motivate their patients, their family members, कि भाई वो उस चीज को फॉलो करें, और जो उनके रिस्क फैक्टर्स थे, खासकर अगर ओबेसिटी था, स्मोकिंग था, अल्कोहल इंटेक था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, फैमिली हिस्ट्री कई बार हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल आप भी देख रहे होंगे, जैसे आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। पहले था कि भाई 60 के बाद ही हार्ट अटैक होता था। नाउ वी आर सीइंग पेशेंट्स ऑफ 40 डेवलपिंग सीवियर एमआई। सो दिस इज द न्यूअर ट्रेंड व्हिच इज सीन स्पेशली इन इंडिया। यू नो, आपको पता है कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, शुगर कंट्रोल करना, सो ये सब चीजों में मरीज अपने आप ये सारी चीजें शायद ना कर पाए, और उसको फैमिली सपोर्ट, फैमिली काउंसलिंग की और सिस्टम्स की बहुत जरूरत पड़ती है। सो इसी के लिए मैं एडवाइस कर, आपने बहुत सही पॉइंट रखा कि फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। राइट, राइट। तो सर, हार्ट अटैक से एक और बहुत ही रीसेंट एंटिटी की तरफ मूव करते हैं कि लॉन्ग कोविड, यानी कि कोविड के जो इफेक्ट्स कोविड के बाद आ रहे हैं, दे आर इफेक्टिंग द पीपल फ्रॉम हेड टू टो, राइट? चाहे वो मेंटल फॉग हो, चाहे वो वेट लॉस हो, प्रोटीन लॉस हो, किडनी इफेक्ट हो रही है, हार्ट इफेक्ट हो रही है, न्यूरल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। what are the now in your clinical practice you are thinking कि जो people कोविड से आपने सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर दिए थे, वो कौन से कार्डिक एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं, और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन लिया। आजकल अब कोविड के बाद, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वेव, ये हमने देखा है कि लॉन्ग कोविड की एंटिटी अब कॉमन हो रही है, और पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अब ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ पेशेंट्स को हार्ट की जिनको प्रॉब्लम नहीं थी, उनको एंजाइना डेवलप हो रहा है। कुछ पेशेंट्स को जिनको हार्ट की रिदम एबनॉर्मेलिटी, एरिथमिया जिसको मैंने शुरू में बताया था, उनके साथ डेवलप हो रहा है। कुछ पेशेंट्स कार्डियोमायोपैथी, या मतलब कि हार्ट का साइज एनलार्ज हो गया है, हार्ट फंक्शन वीक हो गया है, इसके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने कई केसेस में देखा कि सडन कार्डियक डेथ भी कुछ पेशेंट्स के अंदर पाया गया है। I remember one patient who was discharged successfully from COVID. He was a 60-year-old gentleman, hale and hearty. And after 3 days of discharge, he started playing badminton because he was a very avid badminton player. And suddenly, one day in his badminton court, he collapsed. And there was his friends who were playing with him. He brought him to the hospital again, but he was pronounced, dead on arrival. So sudden MI or sudden arrhythmias are the things which हम लोग जो देख रहे हैं पोस्ट कोविड। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, उनके फॉलोअप में रहें, सो दैट आपका प्रॉपर थॉरो इवैल्यूएशन बॉडी का होता रहे, और कोई अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसको इग्नोर ना करें, और सो दैट दे कैन बी टेकन केयर ऑफ एट द राइट टाइम। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अपने आप को एकदम से ज्यादा एक्सर्ट मत करें, राइट? Said in this case, if he would have taken rest, built his capacity over the days, maybe he would have survived, right? Yes. Right, sir. So today on the World Heart Day, what message do you want to give to our audience? On this World Heart Day, I would like to say that stay healthy, take care of your heart with your heart. So that is the thing which I'd like to say. So don't take it for granted. It is a very important part. Role of rehabilitation, role of diet control measures,
role of your cessation of smoking, alcohol, and lifestyle changes, especially jo we have seen after the COVID. COVID has taught us a lot that not to take anything for granted, and it has brought back the whole world and the whole humanity to the ground. And we should learn this lesson and keep healthy and spread this message all around. That is my message. We have one last question from Facebook, which asks, how can one avoid situations like actor Siddharth Shukla? So that was very it is yeah, these are things, as I said, COVID has taught us a lot, and you know, as I said, we should not take anything for granted, and you know, following the healthy lifestyle, keeping your mental balance in a proper way, and you know, not exerting yourself. It's not that ki excessive gymming or excessive building your body muscles is the way to go forward. No, in fact, as you rightly said, that it can be detrimental in certain aspects. So वो चीज को हम लोग हर चीज बैलेंस में रख के अगर हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल और पॉजिटिव आउटलुक रखें, वो ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है. मैं तो ये बोलता हूँ कि चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ थी, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला की थी, दोनों का कारण एक ही था, too much expectation, too much aspirations, and too much stress, right? Yeah, very true. Rest all follows. There is another question for you. What is the first aid treatment for heart attack? How family can manage and get some time for the patient before they reach to the doctor? Okay, so first of all, the thing is that self medication नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं. अगर आपको लग रहा है हार्ट की प्रॉब्लम है, you should immediately consult a doctor or a nearby physician. जरूरी नहीं आप सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, आपके आसपास जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं, आप उनको कंसल्ट करें. डोंट वेस्ट टाइम. Don't think that it is only a muscle pain or acidity and ignore the heart attack. Especially people who have risk factors for heart attack like diabetes, blood pressure, who are smokers, family history, उनमें खासकर इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए. Right. And is there a practice that some people ask this question कि आप एस्पिरिन खा लो तो उससे आपका हार्ट अटैक जो है वो डिले हो जाएगा, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. So again, if you have, I remember an example during my residency days. We got a patient in emergency. I was at night duty. The patient came. The patient's son was a doctor, and the patient had suddenly vomiting at home. He thought it was a heart attack, so he gave him 2 tablets of aspirin at home. So the patient became sleepy again. So he said, no, it might be the heart attack is worsening because he was sweating. So he gave him 2 tablets more. After that, patient became unconscious. He landed in emergency. He was totally comatose. The patient को आया, हमने उसका CT scan कराया. He had a massive intracerebral hemorrhage. So जिसको वो heart attack समझ रहे थे, उसको वो 4 एस्पिरिन खिला के उन्होंने जो भी रही सही कसर थी वो उन्होंने खत्म कर दी. And it was so you know, this, I mean, for the son, I mean, for हमारे लिए तो क्या, but for the son, he was a doctor, and to do such you know, mistakes was very, very, you know, traumatic for him. So मैं सबको यही कहता हूँ कि एस्पिरिन घर पे सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और 10 बीमारियां हैं जो हार्ट अटैक को मिमिक करती हैं, आप उसको एग्रेवेट कर सकते हैं अगर आपने एस्पिरिन खा ली. So please don't do that and consult your doctor or physician right away. Last question. वो हमेशा हिंदी मूवीज में दिखाते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है और मैंने गोली जीभ के अंदर रख ली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन वो बेसिकली एस्पिरिन की च्यूएबल टैबलेट है. सो वो बट अगेन वो उस च्यूएबल टैबलेट के लिए ही एस्पिरिन हुआ है, बट उसको सेल्फ खुद नहीं खानी चाहिए. वो बल्कि आपका और प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती हैं. सो प्लीज डोंट डू दैट. हमारी आम जनता मूवीज से ज्यादा मेडिसिन सीखती है rather than डॉक्टर से, right? So that is why all these questions. And Dr. Rajat, thank you so much for your time. Thank you so much for being so I would say lucid and crisp, especially on your role as a critical care specialist, where people have never seen that side of the story because that is so complex and that is so intensive. So thank you for explaining things in such a simple manner to our people. Again, I request people that World Heart Day इसीलिए बनाया गया था कि एक दिन डेडिकेटेड हम प्रिवेंशन के बारे में, हार्ट अटैक ना हो उसके बारे में बात करें. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज
कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ नहीं है। हम अपना जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते हैं, हम भारतीय हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, इन सब चीजों पे जरूर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।